गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पाठ में हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है और अब हमें आगे करना है वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण और जल का उबलना अगर देखा जाए तो एक ही तरह की बात है, क्योंकि दोनों के अंदर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना है। लेकिन दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि जब भी किसी चीज़ को उबाला जाएगा तो द्रव एक निश्चित तापमान तक आएगा और उसके बाद ही वो परिवर्तित हो पाएगा दूसरे अवस्था में। लेकिन वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि क्वथनांक तक पहुँचे कोई भी द्रव। जो हमारा सामान्य तापमान है उसका ऊपर वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है चाहे बाहर का तापमान कितना भी हो। अब ये होता कैसे है कि तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जब क्वथनांक आया ही नहीं, इसका मतलब क्या है? जब वो तापमान आया ही नहीं जिसके ऊपर द्रव को गैस में बदलना चाहिए, तब द्रव से गैस में परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे? अब इसका उत्तर ये है कि जो कण हैं, हमने पहले ही पढ़ा, जितने भी पदार्थ के कण होते हैं सभी गतिशील होते हैं। तो जो गतिशील हैं वो कभी नहीं रुकेंगे। अगर बाहर हमने एक बर्तन के अंदर पानी डाल के रख दिया है तो उस उदाहरण को हमें ध्यान रखना है। इसमें होगा क्या कि ऊर्जा मिलेगी बाहर की गर्मी से कणों को, और जो सतह वाले कण हैं, सतह पे हैं जो, उनको जो ऊर्जा है बाकी कणों की अपेक्षा उसके पास ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और वो उस आकर्षण बल से मुक्त हो जाएंगे जिससे वो नीचे वाले कणों के साथ बंधे हुए हैं। क्योंकि जो सबसे ऊपर वाले कण होंगे केवल वही सिर्फ नीचे की तरफ के कणों के साथ बंधे हुए होंगे। बाकी जो द्रव के अंदर वाले कण होंगे वो चारों तरफ से आकर्षण बल को महसूस करेंगे। तो अब क्योंकि जो सतह वाले कण हैं वो केवल एक ही दिशा में आकर्षण बल को महसूस कर रहे हैं, केवल नीचे की दिशा में, तो वो उस आकर्षण बल को पार पा जाते हैं सूर्य की गर्मी से। मतलब अपने आसपास में जो ऊर्जा उनके उपस्थित है वो ले लेंगे और आकर्षण बल को पार पा जाएंगे। तो अब उस समय क्या हुआ? क्वथनांक तो नहीं आया, लेकिन उससे कम तापमान में द्रव बदल गया वाष्प के अंदर, और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते ही हैं। इसमें से जो सबसे पहला है वो है सतह क्षेत्र। अब सतह क्षेत्र बढ़ना या घटना, हम अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का उदाहरण लेंगे इसमें कि जब कपड़े धो के सुखाए जाते हैं तो वो हमेशा फैला के सुखाए जाते हैं। अब उस स्थिति में अगर ऐसा हो कि कोई बिना फैलाए जैसे धोए हैं वैसे के वैसे ही तार पे डाल दे, तब उस स्थिति में क्या होगा? दोनों में से कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? जो कपड़े हमने फैला के डाले हैं वो आराम से सूखेंगे। अब इससे हमने बड़ी आसानी से समझ लिया कि सतह का क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा बाहर के वायुमंडल के संपर्क में, तो वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अब जो इसके अंदर दूसरा है वो है तापमान में वृद्धि। अगर हम देखें कि एक ठंडे मौसम में और गर्म मौसम में, मतलब सर्दियों में और गर्मियों में, अगर हम केवल इसी में देखें तो कब कपड़े जल्दी सूखते हैं? ऑब्वियसली गर्मियों में जल्दी सूखें क्योंकि बाहर का तापमान ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो कण हैं कपड़े के अंदर, जल के कण हैं, वो बाहर से ऊर्जा ले लेते हैं और उन जल के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब इसके बाद है आर्द्रता में कमी। यह है हमारा तीसरा पॉइंट। अब आर्द्रता में कमी
इसमें हम कंपेयर करेंगे शुष्क दिन को बारिशों के दिन के साथ। शुष्क दिन जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, गर्म मौसम है बहुत, और एक दिन जब बारिश वाला होगा, दोनों में अगर हम देखें तो कपड़े किस में जल्दी सूखेंगे? बारिश वाले दिन में कपड़े सूखने में टाइम लगता है। इसका कारण क्या है कि बाहर जो वायु है उसके अंदर नमी पहले ही बहुत है, तो वो कपड़ों से वो जल को अपने अंदर समाने में बहुत वक्त लगाती है। लेकिन अगर हम गर्म दिन की बात करें तो आसपास की वायु शुष्क है, उसके अंदर जल के कण कम हैं, तो जिसके कारण जल की मात्रा बाहर की वायु में कम होने के कारण जो कपड़े हैं उससे जल के कण बाहर वायु में आ जाते हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसके बाद आया वायु की गति में वृद्धि। अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो वो क्या काम करेंगी? वो अपने साथ वायु को ले जाएंगी और वायु के अंदर ही होते हैं जल वाष्प, और क्योंकि ऐसा होने से जल वाष्प की मात्रा घट जाएगी उस एक निश्चित स्थान पर, तो फिर कपड़ों से ज़्यादा जल वाष्प बाहर वायु में आ जाएगा। तो जितनी अधिक वायु की गति होगी उतना अधिक वाष्पीकरण होगा। अब इसके बाद आता है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब जब जब भी इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण करेंगे हम, लेकिन इसका जो मेन कारण है, सबसे पहले सभी बच्चों को वो समझना है कि होगा कैसे। जब भी कोई जल का कण बाहर से ऊर्जा ले लेगा या फिर अपने ही सिस्टम से ऊर्जा ले लेगा और वो जगह को छोड़ देगा, मतलब फिर वो वाष्पीकृत हो जाएगा, सतह को उसने छोड़ दिया, तब उस स्थिति में उसने क्या किया? उसने या तो अपने ही सिस्टम से ऊर्जा लिया, उसने बाहर वाले सिस्टम से ऊर्जा ली। तब इस कारण से क्योंकि ऊर्जा में कमी आ गई, तो ऊर्जा में कमी आने का कारण ही शीतलता का अनुभव होता है। अब अगर एसीटोन को या नेल पेंट रिमूवर को हाथ पे रखा जाए तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसका कारण क्या है कि जो नेल पेंट रिमूवर है वो हमारी हथेली के आसपास से ऊर्जा ले लेगा और वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक। और जब वो वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत उसने ऊर्जा तो हमारे शरीर से ही ली, तो वाष्पीकरण में ऊर्जा ली गई हमारे शरीर से, तो हमारे शरीर के उस भाग पर जितने भाग पर नेल पेंट रिमूवर था उतने भाग पर हमें शीतलता अनुभव होगी। और एक चीज़ और देखी होगी आप सभी ने, जब बहुत गर्म दिन होते हैं तो लोग अपने बेड़ों में और अपने घरों के बाहर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि ठंडक होती है, ये सबको पता है। अब जैसे ही तपती हुई धरती के ऊपर पानी छिड़का जाता है तो वो पानी साथ के साथ वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत होने के लिए उसने उस गर्म बेड़े की मिट्टी से ही ऊर्जा ली, तो ऊर्जा जो मिट्टी की है वो कम हो गई, तो जिसकी वजह से वो जो सतह है, गर्म सतह है, वो शीतल हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। अब इसके बाद है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अब ये प्रश्न तो पहले इतने सालों से यही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सभी बच्चों को एक चीज़ तो पता है, सूती कपड़े पसीना सोखते हैं। अब इसका उत्तर क्या बनेगा कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण, द्रव की सतह मतलब पसीना हमारे शरीर और आसपास से ऊर्जा ले लेगा, तो पसीने ने हमारे शरीर से ही ऊर्जा ली और क्या हुआ? वो वाष्पीकृत हो गया। अब क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर से गई है तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी आ गई और हमारा शरीर शीतल हो गया। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा ही रिपीट होता है कि जब भी बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं।
अब इसको एक छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे समझ जाएंगे। अगर एक गिलास जिसके अंदर बर्फ़ है या बर्फ़ का या बहुत ठंडा पानी है, उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि हमारे चारों ओर वायु पहले ही उपस्थित है, तो इस गिलास के चारों ओर भी वायु है और वायु के अंदर जल वाष्प हैं। और क्योंकि इस गिलास की सतह ठंडी है ठंडे जल के कारण, तो जो जल वाष्प वायु में हैं वो संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो और यही वो जल की बूंदें हैं जो हमें गिलास के बाहर नज़र आएंगी। ये जो जल की बूंदें हैं ये केवल हमारे वायुमंडल में जो जल वाष्प है उसके संघनन के कारण नज़र आती हैं। गिलास में बाहर से अंदर वाला पानी बाहर नहीं आता। तो केवल संघनन इसका उत्तर है और सभी बच्चों को ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू।